आई होप आपको फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। सेकंड चैप्टर हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके 3-4 इंपॉर्टेंट बातों के साथ मैं शुरू करूंगा। हर बिजनेस चाहता है एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। और चार्ल्स डार्विन के प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं दोस्तों? डार्विनिज्म, जो बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हमेशा अपने आप को चेंज करेगा, मोस्ट रिस्पॉन्सिव होगा, वही व्यक्ति, वही स्पीसी सर्वाइव कर पाएगा। तो चार्ल्स डार्विन के प्रिंसिपल को ध्यान रखिएगा। डार्विनिज्म का नाम बिजनेस के लिए दिया जाता है। कुछ बिजनेसेस बहुत लंबे समय चलते हैं, कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप 1907 में शुरू हुआ था, 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा, और आज भी वो ग्रुप चल रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है सर? हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर सबका यूनिक होता है। जैसा बिजनेस वैसा उसका एनवायरनमेंट, वैसा उसका वातावरण, वैसा उसका माहौल, वैसा उसका वर्किंग, वैसा उसका फंक्शन। उसके ऊपर जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो भी सेम नहीं हो सकते। बिजनेस में हमेशा फोर्सेस भी डिफर करते हैं। तो सर एनवायरनमेंट का मीनिंग, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड कंडीशन, एफएफसी, फैक्टर्स, फोर्सेस एंड कंडीशन, जो हमारे बिजनेस के डिसीजंस पे, हमारे बिजनेस की स्ट्रेटेजीज पे, हमारे बिजनेस के एक्शंस पे असर डाले, वो सब कुछ मिला लो, ऐड कर लो तो कहलाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस, चूंकि लगातार बिजनेस करना हमको जरूरी, तो बिजनेस की एक और ड्यूटी है, बिजनेस को कंटिन्यूअसली इनको मॉनिटर और अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। बिजनेस को लगातार अपने आप को मैनेज भी करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। तो 4-5 मेन वर्ड्स मालिक: आइडेंटिफाई, अप्रेज, रिस्पॉन्ड, मैनेज एंड अडॉप्ट। आइडेंटिफाई, अप्रेज, रिस्पॉन्ड, मैनेज एंड अडॉप्ट। अगर आप एनवायरनमेंट में ये ना कर पाए तो हमारा बिजनेस, हमारी दुकानदारी बंद हो सकती है। ग्लूकोर जैक ने बोला था कि सोशो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर और एनवायरनमेंट, ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में उन्होंने शामिल किए थे। लेकिन मॉडर्न ऑथर्स उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सबकी अपनी अपनी राय है। 2-3 अलग अलग तरीकों से एनवायरनमेंट को समझाने की कोशिश की। बिजनेस एनवायरनमेंट की खास बात सर, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत डायनामिक है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं सर कि लगातार चीजें बदलती रहती है, तो आप उसको टोटालिटी में ग्रास्प कर ही नहीं सकते कि आपने जो सोचा वैसे ही होगा, आप जो कर रहे हो प्रोडक्ट या सर्विस वैसे ही वो चलेगी, कुछ कह नहीं सकते। बड़ा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है। इतने सारे इवेंट, इतने सारी कंडीशंस हैं कि उनको मैनेज करना बहुत दिक्कत हो सकती है। डायनामिक क्यों सर? लगातार बदलाव होता रहता है। जैसे जैसे फैक्टर्स, इवेंट बदलते हैं, बिजनेस को भी अपने आप में बदलाव करना होता है। तो बिजनेस स्टेबल तो है लेकिन लगातार बदलता रहता है। जो चीज आज चल रही है, भरोसा नहीं 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद वो चले या ना चले। मल्टीफेसेट क्यों बोलेंगे सर इसको? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स देता है, इसीलिए हम इसको मल्टीफेसेटेड बोल रहे हैं। ऑब्जर्वर जैसे बिजनेस को देखेगा वैसा वो रिएक्ट करेगा। तो हर बिजनेसमैन एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है, इसीलिए हम उसको मल्टीफेसेटेड भी बोल सकते हैं। फार रीचिंग इंपैक्ट, यस बिल्कुल। बिजनेस में आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करोगे, आप क्रिटिकल पोजीशन पे आओगे कि कितना कितना हमको बिजनेस में इफेक्ट देना है चीजों के ऊपर। आज जो चीज का इंपैक्ट है शायद वो अलग अलग तरीकों से रिफ्लेक्ट हो। एनवायरमेंटल चेंज का जो इफेक्ट है वो अलग अलग तरीकों से जनता पर, सोसाइटी पर, लोगों पर, क्रेडिटर्स पर, सप्लायर्स पर, गवर्नमेंट पर, बैंकर्स पर अलग अलग तरीकों से आता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि पहले टेक्सटाइल बिजनेस में था, धीरे से सीमेंट में आया, धीरे से रिटेल में आया, धीरे से फाइनेंशियल सेक्टर में और टेलीकॉम बिजनेस में भी आया, क्योंकि वो जानता था कि हमारा बिजनेस लगातार बदलाव वाला है। एक से ज्यादा इंपैक्ट देने की उन्होंने कोशिश की। ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स अलग अलग उन्होंने बियर की। क्या इंपॉर्टेंस है सर बिजनेस एनवायरनमेंट का? एक बिजनेसमैन को क्यों एनवायरनमेंट समझना जरूरी है? क्यों वो फैक्टर्स, वो इवेंट्स, वो कंडीशन समझे? अरे मालिक, इन सब का इफेक्ट ही तो अपने डिसीजंस पे आ रहा है, अपने स्ट्रेटेजीज पे आ रहा है। अब कोरोना हुआ, अभी कोरोना कॉल चला, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, तो मालिक इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आया ना। उसी हिसाब से बिजनेसेस ने अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज की, अपने तरीकों में बदलाव किया, अपने डिसीजंस में बदलाव किया। बहुत सारे लोगों ने अपना रेंटल जगहों को छोड़ दिया और छोटी छोटी जगह ले ली कि भरोसा नहीं यार कब क्या हो जाए। तो इंपॉर्टेंस तो है ना एनवायरनमेंट समझने का। क्या क्या फायदे? पहला, इससे ही आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स सीखने को मिलती। क्या नई जरूरतें हैं कस्टमर्स की, हमारा ध्यान जाता है। लोगों के बिहेवियर में क्या बदलाव आ रहा है, ये हमारा ध्यान जाता है। गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ये सेकंड पॉइंट है इसका। जब आप एनवायरनमेंट समझते हो तो आप अपने हिसाब से प्लान, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू करते हो कि हमारे पास आने वाले समय के लिए क्या ग्रोथ प्लान होना चाहिए। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, लगातार सीखने को मिलता है, लगातार अपडेट करने को मिलता है, लगातार नॉलेज स्किल बढ़ाने का मौका मिलता है बिजनेस में। फोर्थ, इमेज बिल्डिंग में भी हेल्प मिलती है। आप एनवायरनमेंट समझोगे तो सेंसिटिव हो जाओगे यार।
है ना। एनवायरनमेंट समझोगे तो अपने आप उसी हिसाब से रिएक्ट करोगे, अवेयर हो जाओगे, रिस्पॉन्सिव हो जाओगे, पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करोगे। तो इमेज बिल्डिंग के लिए भी एनवायरनमेंट समझने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आखिरी, कंपटीशन, मीटिंग द कंपटीशन। भैया आप अगर एनवायरनमेंट नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे कि हो क्या रहा है आपके आसपास, दूसरे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, तो फिर आप एक्शन कैसे लोगे। तो 5 अलग अलग इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला सर अपॉर्चुनिटी थ्रेड मालूम पड़ता है, दूसरा डायरेक्शन फॉर ग्रोथ तय होता है, तीसरा कंटिन्यूअस लर्निंग, फोर्थ वन इज इमेज बिल्डिंग एंड फिफ्थ वन इज मीटिंग द कंपटीशन। अब सर रिलेशनशिप क्या ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट की। यार 3 बातें हैं। ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट आपस में 3 काम करता है। पहला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज और तीसरा इन्फ्लुएंस एंड पावर। एक दूसरे के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। बिजनेस से जो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट को जाती है, एनवायरनमेंट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन बिजनेस को आती है, दोनों उसी हिसाब से रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्कैन करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यूज करता है अपनी प्लानिंग, अपने डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल पर्पजेस के लिए। जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि मार्केट कंडीशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, ऐसी न जाने कितनी। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब इसके बाद जो आता है ना, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, वो है इंफॉर्मेशन और डाटा में क्या डिफरेंस है। एक डाटा जिसका कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कोई डाटा जिसका आपके लिए कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है। सेकंड फैक्टर सर, एनवायरनमेंट और बिजनेस एक दूसरे को क्या फर्क डालते हैं, क्या रिलेशनशिप है, ये रिश्ता क्या है इनका। तो सर एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस को चाहिए 5M, मैन मनी मैथड मशीन मटेरियल। 5M, मैन मनी मैथड मशीन मटेरियल, ये कहां से आएंगे सर, एनवायरनमेंट से आएंगे। रिसोर्सेज बाहर से आएंगे, इन्हीं रिसोर्सेज को हम इनपुट की तरह यूज करेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिर उसी रिसोर्स से हम आउटपुट देंगे उस एनवायरनमेंट के लिए। तो हमने मैन मनी मैथड मशीन मटेरियल का यूज किया और उन्हीं 5M से यूज किया इनपुट का, इनपुट को प्रोसेस किया और दिया आउटपुट। तो ये एक इंटरैक्शन प्रोसेस है जो लगातार चलती है। कस्टमर की नीड को समझना और उसी हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी डिमांड को पूरा करना। थर्ड, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। भैया एनवायरमेंटल जो पूरा वातावरण होता है किसी बिजनेस को अफेक्ट करने वाला, उसका सीधा इंपैक्ट आपके डिसीजन पे आता है, तो आपको वो इन्फ्लुएंस कर जाता है। जैसे आपकी इच्छा नहीं थी कि आप प्लास्टिक की बोतल में गुड्स को सेल करो, लेकिन लोग तो आजकल वैसी पैकिंग मांग रहे, तो आपने दिया, आपका डिसीजन चेंज हुआ। आप पहले नॉर्मल से अपने वीट बेच दिया करते थे, फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं हमको इसमें क्लीनलीनेस चाहिए, तो आपने उस हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज देना शुरू की। तो ऐसा ऐसा धीरे धीरे हम अपने आप को बदलाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करता है और बिजनेस भी बहुत पावरफुल है मालिक। जब कोई पेपर में, कोई टीवी पर कोई ऐड आता है तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने पहुंच जाते हैं। इसका मतलब बिजनेस भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है, जो कस्टमर्स के माइंड को चेंज कर सकता है, उनकी हैबिट्स को चेंज कर सकता है, उनकी परचेजिंग पावर को चेंज कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। 3-4 मेन वर्ड बोलना चाहूंगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पावर होल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि रिसोर्सेज तो बाहर से ही आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन बाहर से आती है और सारे इनपुट बाहर से आते हैं, RII। तो इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड ऑल्सो। साथ ही साथ कुछ थ्रेट भी होंगे। जब भाई रिवॉर्ड मिलते हैं, बाहर से हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ऑब्वियसली लोगों के कारण कुछ थ्रेट भी तो हमको मिलेंगे। और इसी तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा जो बिजनेस है, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा। उनकी डिमांड को हम पूरा करते हैं सप्लाई के तौर पर, तो रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को हम कमांड में रखते हैं। हमारे पास जो ऑटोनॉमी होती है उसका हम यूज करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्शन का यूज करते हैं और हम भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। तो पतंजलि का एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में दिया हुआ था कि पतंजलि ने इंफॉर्मेशन गैदर की, पब्लिक रेफरेंसेस लिए, मॉडिफिकेशंस की अपने प्रोडक्ट्स में और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके उन्होंने FMCG मार्केट को हिला डाला बाबा रामदेव ने, है ना। चलिए मालिक, तो 3 अलग अलग सर्विसेज बोलो। पहला कौन कौन सा रिश्ता, पहला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज और तीसरा एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। नेक्स्ट मालिक, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस बिजनेस पे होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं सर, पर क्या हर चीज कंट्रोलेबल है? ना सर, कोरोना आ गया, किसको कंट्रोलेबल है? कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, कोई कंट्रोलेबल है क्या सर? अचानक ही बारिश हो गई तो कोई कंट्रोलेबल है क्या सर? फसल बिगड़ गई तो बिजनेस इफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे न जाने कितने फैक्टर हैं यार। लोगों की सेविंग गिर गई तो उन्होंने खर्चा कम कर दिया तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया। लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट बुलवाने लगे तो लोकल मार्केट खत्म हो गया। तो हम ऐसे तो न जाने कितने इन्फ्लुएंसेस से बिजनेस को बियर करते हैं।
और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस सीधा सीधा बिजनेस पे होता है जो बियॉन्ड द कंट्रोल सिचुएशन ही है। तो ध्यान रखना, these are largely beyond the control of the individual enterprises and their management। ये फैक्टर्स, ये कंस्टेंट, ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे इवेंट हैं जो कोई बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता। अब क्या करें साहब, लगातार मॉनिटर करो भैया, अडॉप्ट करो, सर्वाइव करो और प्रॉस्पर करो। 3-4 चीजें वापस से, पहला आइडेंटिफाई करो, अप्रेस करो और रिस्पॉन्ड करो वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को, क्योंकि आप अकेले तो बिजनेस कर नहीं सकते ना वैक्यूम में। आपको सोसाइटी की या एनवायरनमेंट की जरूरत तो पड़ेगी जिसमें सप्लायर आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, बैंकर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, पीपल ऑफ द सोसाइटी, वो सब लोग भी एनवायरनमेंट का ही तो हिस्सा हैं दोस्तों। और कॉम्पिटिटर को कैसे भूल सकते हैं यार। तो इन सबको हम कंट्रोल कर पाएंगे क्या? इतने सारे फैक्टर्स हैं, क्या हम कंट्रोल करने की कोशिश करें? ना ना सर, नहीं हो पाएगा। बेटर है आप खुद ही अडॉप्ट करो, आप खुद ही अप्रेस करो और आप खुद ही उन चीजों को, उन सिचुएशंस को, उन फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करो। कैडबरी वाला एग्जाम्पल आप सबके सामने था, और कैडबरी ने जो चेंज किया था वो विजी कूलर, वोल्टास की मदद से एक छोटा सा कूलर बनाया था और हर शॉप पे रखवा दिया था। बिजनेस क्या ब्रॉडर एनवायरनमेंट का पार्ट है? बिल्कुल है। क्यों सर? ये वेरियस प्रोसेसेस करता है, इनपुट्स को और आउटपुट देता है। बिजनेसेस जो एक्सचेंज करता है सरप्लस, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज, सब कुछ है ना, और उसी के कारण उसका डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी होता है। तो मेन वर्ड्स क्या है? देखो, मेन 2 वर्ड्स ध्यान से सुनना। पहला, हम इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, आउटपुट देते हैं। हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो सरप्लस की तरह आता है, मतलब प्रॉफिट की तरह आता है, और उसी से फ्यूचर ग्रोथ और फर्दर डेवलपमेंट होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इनपुट, अलग अलग प्रोसेसेस और अलग अलग आउटपुट देते हैं। तो सर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे समझेंगे? कैसे समझे हम कि बिजनेस एनवायरनमेंट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या समझने ही छोड़ दें क्या? नहीं नहीं सर, समझना मत छोड़ो, आप इग्नोर मत करो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो समझो ताकि हम एक्शन तो ले पाए। तो क्या करना है सर? सुनो, 3 बातें। सबसे पहला, नेचर ऑफ चेंज समझो। आप समझो कि आपके बिजनेस के आसपास जो हो रहा है वो स्टैटिक है या वो साइन ऑफ चेंज है। एनालिसिस शुरू करो, क्या वो सिंपल चेंज है, क्या वो कॉम्प्लेक्स चेंज है, ये भी सोचो। तो आइडेंटिफाई करो मेन इश्यूज क्या है आपके बिजनेस के, कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप सोचना ही बंद कर दोगे तो फिर बिजनेस रन कैसे करेगा? है ना। तो बिजनेस में सोचना बंद नहीं करना है दोस्तों। बिजनेस में आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की जगह अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, और इसीलिए 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, चेक करें नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका कितना अनसर्टन है, क्या लगातार उसमें बदलाव होते हैं या कभी कभी। दूसरा, चेक करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीधे सीधे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको एग्जामिन करें, उनको आइडेंटिफाई करें, और तीसरी स्टेप में आप उनको कंसिडर करके एक्शन लेना शुरू करें। जब आप फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमारे बिजनेस को ये 5 फैक्टर्स ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि शायद कॉम्पिटिटर हो सकता है, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत तेजी से फैशन बदलता है, तो ये चीज़ें उसके लिए रिस्की फैक्टर है, तो ये चीज़ें आप सोचोगे तो आपको कोई ना कोई इशू समझ में आएगा। तो 3 बातें, पहला ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क समझो, दूसरा उनको आइडेंटिफाई करो, तीसरा उनके ऊपर फोकस करो और इमीडिएट एक्शन की कोशिश करो। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होगा सर, क्या करेंगे करके? अरे करो, एनवायरमेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी एनवायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगी तो उसका परफॉर्मेंस गिरेगा। भैया जितनी भी अपनी 4 व्हीलर कंपनीज हैं उनने देखना शुरू कर दिया ना, गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो अपनी स्ट्रेटेजीज बदलना शुरू कर दी ना। धीरे धीरे वो भी डीजल से पेट्रोल पे आ रही हैं और पेट्रोल से ईवी पे आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कोशिश कर रही है कि नीचे 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 लाए कॉस्ट उसकी और कस्टमर बेस क्रिएट करे। सब कंपनी उस तरफ बढ़ चुकी हैं अब। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस तो जरूरी कि गवर्नमेंट चाहती है, लोग चाहते हैं कि भैया पॉल्यूशन कम हो, एनवायरनमेंट को फायदा हो, इस वजह से अब वो नई चीजें डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी इसमें रिएक्ट नहीं करेगी और अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलेगी तो वो खत्म हो जाएगी। तो क्या करें सर? कुछ नहीं, आइडेंटिफाई करो और रिएक्ट करो स्ट्रेटेजिकली। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस के 2 कारण बताओ सर, आइडेंटिफाई एंड रिएक्ट स्ट्रेटेजिकली। ये करने के लिए आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। यूटिलिटी, सर जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है ये देखने का कि क्या क्या हमारे पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज होंगी, रिस्पॉन्सेज हमको क्या क्या करने हैं। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाता है ताकि थ्रेट्स कम हो जाए। थ्रेट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली हमारी फर्म को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस तो बहुत जरूरी है कि आने वाला समय कैसा होगा, बिजनेस को कैसे सस्टेन करवाना है। अगर आप सोचोगे कि एक जैसा चलता रहेगा तो वैसा नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटेजीज क्या सारे फ्यूचर इवेंट एंटिसिपेट कर लेगा? ना, ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप एनवायरमेंट को स्टडी करते रहोगे, एनालिसिस करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन दूसरों से ज्यादा बेटर हो पाएंगे। तो ये एनवायरमेंटल यूटिलिटी है। आप करो एनालिसिस, मत रोको।
एनवायरमेंटल एनालिसिस के 3 अलग अलग पर्पस। पहला, करंट और पोटेंशियल चेंजेस क्या हो सकते हैं सोसाइटी में, मार्केट में, गवर्नमेंट की पॉलिसी में, कॉम्पिटिटर में, इसको एनालाइज करना। तो पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस। सेकंड, इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज चेंज करोगे, डिसीजन मेकिंग शुरू कर दोगे। एंड थर्ड वन इज फैसिलिटेट करो ऑर्गेनाइजेशन में उस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आए, एक फर्म ऑपरेट कर पाए, चैलेंज कर पाए आज की सिचुएशन जो चल रही है उसको, ताकि अभी से हम फ्यूचर रेडी हो पाए। तो 3 अलग अलग बातें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस, इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को मौका दो कि वो कुछ सोचे, कुछ नया आइडिया लेके आए, कुछ करंट सिनारियोस को चैलेंज करे, है ना, जो अभी परंपराएं चल रही हैं आपके बिजनेस की उनको तोड़े और कुछ नया कोशिश करे। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस 3 अलग अलग पार्ट क्यों करना है सर? आइडेंटिफाई, रिएक्ट करना है, कैसे करना है सर? अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, रिस्पॉन्सेस देना, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, थ्रेट को कम करना और थ्रेट को फर्म के एडवांटेज के लिए यूज करना। भले ही सारे फ्यूचर इवेंट एंटिसिपेट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप फ्यूचर रेडी तो हो ही सकते हो। 3 अलग अलग पर्पस, करंट और पोटेंशियल चेंजेस को समझना, इनपुट्स देना स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को फॉस्टर और फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों की एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैसे होगी। जैसे हम बॉडी की स्कैनिंग करते हैं, ऐसी एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कैसे होगी सर? 2 तरह के फैक्टर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उनको स्कैन क्यों करना? अरे स्कैनिंग का मतलब मालिक यहाँ पर उनको समझने से है, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट समझ पाओ, ताकि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाओ, ताकि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ, उनको एनालाइज कर पाओ और फ्यूचर पाथ डिसाइड कर पाओ। तो स्कैनिंग की डेफिनेशन के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पहला, मॉनिटर द एनवायरमेंट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, गैदर द इंफॉर्मेशन, डिसाइड द फ्यूचर पाथ। ये 5 चीजें बहुत जरूरी, ताकि आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रॉपर हो पाए। एनवायरमेंटल स्कैनिंग 4 अलग अलग आउटकम देती है। कैसे होंगे, कैसे समझेंगे सर? देखो, फैक्टर्स विच आर एन आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इवेंट्स। कुछ इवेंट होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो स्पेसिफिक है, जो अलग अलग एनवायरमेंटल सेक्टर में होते हैं। उन इवेंट्स को आप ऑब्जर्व करो और उनको ट्रैक करो। देखो कि उन इवेंट में से कौन से आपके काम का है, आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता है। सेकंड, कुछ तो होती है इवेंट, घटना है। सेकंड किसको बोलेंगे? ट्रेंड्स। पहला तो इवेंट था, घटना, और दूसरा है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या है सर? जनरल टेंडेंसीज जो आजकल सोसाइटी में चल रही हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन जो आजकल लोग ले रहे हैं, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर भी आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, एनवायरमेंट को स्कैन कर सकते हो। थर्ड वन सर, इश्यूज। आज के क्या प्रॉब्लम्स हैं, आज इन इवेंट्स और इन ट्रेंड्स की वजह से क्या इश्यूज हैं, क्या कंसर्न्स हैं, क्या चिंताएं हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। आप देखो कि उन इश्यूज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो यार, तो आपको अपने आप ही उनसे सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे। तो इवेंट्स और ट्रेंड्स के आधार पर कई बार प्रॉब्लम अराइज होती है, आप उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, और उसी से जुड़ा हुआ है एक्सपेक्टेशन। जो अपना कस्टमर है, जो अपना इंटरेस्टेड ग्रुप है, वो उन इश्यूज को कैसे टैकल करना चाहता है, वो क्या चाहता है, क्या नया प्रोडक्ट चाहता है आपसे, क्या नई सर्विस चाहता है, बस ये स्कैन कर लो तो आप ऑटोमेटिकली कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर दोगे। तो 4 अलग अलग बातें, पहला इवेंट, दूसरा ट्रेंड्स, तीसरा इश्यूज और चौथा है एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप एनवायरमेंट स्कैनिंग करोगे तो ये 4 बातें आपको समझना आना शुरू हो जाएंगी, ताकि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, प्रॉपर डिसीजंस, प्रॉपर डायरेक्शन फॉर ग्रोथ डिसाइड कर पाए, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज कर पाए। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस जो वर्ड था, उसकी ज़रूरत इसलिए थी ताकि आप स्ट्रेटेजीज बना पाओ। एक वर्ड और आया हमारे पास, वो है स्कैनिंग करना, जिसमें बहुत सारे फ़ायदे बता दिए उन्होंने, है ना। मॉनिटरिंग करना, अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, डिसाइडिंग द फ्यूचर पाथ। इन वर्ड्स आप स्कैनिंग वर्ड को याद रखने की कोशिश करोगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, वो है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 2 हिस्सों में डिवाइड करो, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है आपका वैल्यू सिस्टम, आपके मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपका कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी, लेबर यूनियन और फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। ये था इंटरनल एनवायरनमेंट, जो वैल्यू से शुरू होकर टेक्नोलॉजी पे एंड होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो में आते हैं बॉस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर और इंटरमीडिएट्स। मैक्रो में आते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स। एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहला, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहला, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और उनका कॉर्पोरेट कल्चर इंक्लूड होता है।
ये वो एक्टिविटीज और चॉइसेस हैं जो लोग डिसाइड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कि वो कैसा बिहेवियर रखेंगे, खासकर एम्प्लॉइज। इंटरनल एनवायरनमेंट ही मिशन स्टेटमेंट देता है, लीडरशिप स्टाइल्स देता है और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रमोट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनल आपके विद इन है, आपके पास ही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इटसेल्फ इज इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके आसपास जो हो रहा है वो उसका माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर्म करेगा। और उससे बड़ा एंगल देखो तो वही आपका मैक्रो फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो पहले शुरुआत इंटरनल से होगी, है ना, जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो माइक्रो फैक्टर पे आ जाएगा इंटरनल के साथ, और उसी के साथ हम जब बढ़ाएंगे उसी लेवल को तो वो हमारी मैक्रो एनवायरनमेंट को जज करेगा। तो इंटरनल प्लस माइक्रो एंड देन मैक्रो। एक्सटर्नल किसको बोलोगे यार? एक्सटर्नल में ध्यान रखना दो हिस्से कर दिए उन्होंने, माइक्रो और मैक्रो, और कहीं ना कहीं इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है आपके माइक्रो एनवायरनमेंट से। चलिए माइक्रो में क्या क्या लें सर? माइक्रो से पहले हम चार बातें समझते हैं। एक होती है स्ट्रेंथ, उसकी पहली डेफिनेशन का मेन वर्ड इनहेरेंट कैपेसिटी ओवर द कॉम्पिटिटर। एक होती है वीकनेस, उसका मेन वर्ड इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट विच क्रिएट डिसएडवांटेज। तीसरा अपॉर्चुनिटी, इट इज अ फेवरेबल कंडीशन विच कैन स्ट्रेंथन योर पोजिशन। और एक है थ्रेट, सर इट इज अनफेवरेबल कंडीशन जो कि रिस्क या डैमेज क्रिएट करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो चार इंपॉर्टेंट वर्ड वो हैं, पहला इनहेरेंट कैपेसिटी, दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशन, तीसरा फेवरेबल कंडीशन एंड फोर्थ वन इज अनफेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस, इसी को बोलते हैं ना हम, SWOT स्वॉट। यही तो एक्रोनीम है किसका? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का। करना क्या है सर? यूजिंग द स्ट्रेंथ आप अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करो, अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करो और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करो। माइक्रो एनवायरनमेंट सर जो डे टू डे फंक्शनिंग पे इफेक्ट डाले मालिक, वो माइक्रो कहलाएंगे। और मैक्रो किसको बोलेंगे सर? जो ओवरऑल डायरेक्शन और थिंकिंग पे इफेक्ट डाले वो मैक्रो होगा। तो एनवायरनमेंट क्या होगा सर? जो डे टू डे फंक्शनिंग और ओवरऑल डायरेक्शन को एक साथ ले आए, मतलब हर चीज इस एनवायरनमेंट वर्ड में कवर होगी। माइक्रो एनवायरनमेंट छोटा सा एरिया है जो डायरेक्टली आपको हिट करता है, जिसमें कवर होते हैं अपने कस्टमर जो एक्वायर करते हैं अपने प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, कस्टमर्स वो हैं हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट, कस्टमर्स हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सर ऑनर्स, BOD एम्प्लॉइज। मार्केट जो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस सेंसिटिविटी पर, मार्केट की मैच्योरिटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर माइक्रो एलिमेंट में कवर होगा। माइक्रो का अगला एलिमेंट है कॉम्पिटिटर्स, जिनके साथ हम रिसोर्सेस के लिए और मार्केट के लिए कॉम्पीट करते हैं। अगला एलिमेंट सप्लायर्स, जिनके साथ हम बार्गेनिंग पावर यूज करते हैं। और आखिरी है इंटरमीडियरीज, जो मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो कस्टमर ध्यान रखना, वन हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट इज माय कस्टमर। थोड़ा सा डिफरेंस समझना कस्टमर और कंज्यूमर में। अभी हम कस्टमर की बात कर रहे हैं जो पे कर रहा है, कंज्यूमर कौन होगा ये तो आखिरी में मालूम पड़ेगा, जो कंज्यूम करे। माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने कवर किए कुछ फैक्टर्स, अब बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो में आएगा डेमोग्राफिक, मतलब पॉपुलेशन साइज और इनकम, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉज, इकोनॉमिकल, इंटरेस्ट रेट, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, सोशल में आता है ट्रेडिशंस, बिलीफ्स और कल्चर, टेक्नोलॉजिकल में आता है मालिक रिस्क और अनसर्टेनिटी और अपॉर्चुनिटीज जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट में आता है चेंज इन पॉलिसीज, लीगल नए नए लॉज और ग्लोबल वर्ल्ड लेवल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट, सब कुछ उसमें कवर्ड है। अब एक एक करके माइक्रो को दो बातें देखते हैं। तो माइक्रो का एक और नाम बोलो सर। सबसे पहला माइक्रो का एक और नाम होगा टास्क एनवायरनमेंट। माइक्रो का एक और नाम टास्क एनवायरनमेंट। ध्यान रखना, मैक्रो हमेशा लॉन्ग रन में अफेक्ट करता है बिजनेस को, जबकि माइक्रो इमीडिएटली अफेक्ट करने की कोशिश करता है, इमीडिएट अफेक्ट होता है उसमें। सबसे पहला एनवायरनमेंट का फैक्टर है वो है कस्टमर्स। पीटर ड्रकर बोलता है भैया सबसे टफ काम और सबसे मेन काम ही क्या है? क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। कस्टमर्स आर दी पीपल हु पे टू एक्वायर द गुड्स। ध्यान रखिएगा, है ना, गुड्स चाहे सर्विसेज हो, चाहे प्रोडक्ट्स, चाहे गुड्स के फॉर्म में हो या सर्विसेज के फॉर्म में, दोनों चलेंगे। एक बिजनेस बिना कस्टमर के सर्वाइव नहीं कर सकता। 3 बातें आपके लिए जानना जरूरी। पहला, आपके कस्टमर्स कौन है, उनको बेनिफिट आप क्या देते हो और उनके बाइंग पैटर्न्स क्या है। सेकंड एलिमेंट माइक्रो का है वो है कॉम्पिटिटर्स, जो रिसोर्सेज और मार्केट दोनों के लिए कॉम्पीट करते हैं। 3 बातें उनके बारे में। सबसे पहला, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, हु आर द कॉम्पिटिटर्स। दूसरा, उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज। और तीसरा, उसमें से सबसे मोस्ट एग्रेसिव और पावरफुल कॉम्पिटिटर कौन है। कॉम्पिटिशन 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो सेम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बिटवीन द सेम प्रोडक्ट, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो, वो डायरेक्ट कहलाएगी, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट सर जो सेम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर वो इनडायरेक्ट कंपटीशन हो सकती है ना। जैसे कि हॉलिडे रिजॉर्ट और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनडायरेक्टली कैसे कॉम्पीट करेगी? मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले कार खरीदूंगी पहले घूमने जाऊँ। ये आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है। तीसरा एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें लोग काम करते हैं।
पोगो ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, वी हैव मिट द एनिमी एंड ही इज अस। पोगो का मानना था हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लोग, हमारे एम्प्लॉय हमारी एसेट हैं, वही हमारी लाइबिलिटी भी हो जाते हैं। कौन कौन आएगा ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहला सर ऑनर्स, जिसमें इंडिविजुअल्स आएंगे, शेयर होल्डर आएंगे, ग्रुप्स आ सकते हैं जिनके पास मेजर स्टेक होता है। उन्होंने हमारे बिजनेस में क्या करा है सर? पैसा लगाया ना, पैसा, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मालिक। दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है अब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको इलेक्ट किया था शेयर होल्डर्स ने, अगर वो अच्छा नहीं है तो कंपनी कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। और तीसरा सर उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कौन करेगा? जो ऑनर्स ने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाए हैं, वो है हमारा देवता एम्प्लॉइज, है ना। एम्प्लॉइज अगर होंगे तो प्लान एग्जीक्यूट होंगे, तो स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट होंगी। और प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है व्हेन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज वर्क टुवर्ड डिफरेंट गोल्स। अलग अलग गोल्स हैं यार सबके, तो एवरीवन सफर्स, तो फिर हर व्यक्ति सफर करता है। तो एम्प्लॉय के बिहेवियर, उनकी नीड्स को समझना जरूरी है। तो ऑनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉइज फॉर्म पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन माइक्रो एनवायरमेंट। मार्केट वर्ड बहुत बड़ा है भैया। कस्टमर सब जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मार्केट बन जाता है। ध्यान रखिएगा, लोग जब गुड्स खरीदते हैं तो वो कस्टमर है, और जो खरीद सकते हैं, या ऐसा बोले बिजनेस जिनको बेच सकता है, वो सब मार्केट है। तो दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस, जो खरीद रहे हैं, जो खरीद ही रहे हैं, जो पैसे ही दे रहे हैं, वो तो कस्टमर है। जो खरीद सकते हैं, जिनको बेचा जा सकता है, द बिजनेस बिलीव्स दैट इट कैन सेल, दे आर द मार्केट। कैसे डिपेंड करेगा मार्केट सर? मार्केट डिपेंड करता है सबसे पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर पे। दूसरा, मार्केट में मैच्योरिटी आ गई क्या? मतलब अब सेल करने की गुंजाइश ही नहीं बची क्या? प्राइस सेंसिटिविटी देखो, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखो, और एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका कैसा है, उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट कड़ी है हमारे माइक्रो की, वो है सप्लायर्स। ये वो लोग हैं जो हमको रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सर्विसेज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर होती है ना, जो डोमिनेट करते हैं प्राइस को। और अब इसीलिए सप्लायर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक, हम कुछ प्रोडक्शन डिसीजन खुद ले लेते हैं जैसे कि इन हाउस, और कुछ प्रोडक्शन डिसीजन हम आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे पार्ले जी वाले ने आउटसोर्स किया हुआ है। कंसिडरेबल फैक्टर्स एक और क्या है? वो है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बनाकर उसको मार्केट तक लाने का काम करते हैं, वो ब्रिज का काम करते हैं दो लोगों के बीच में, इसीलिए उनको इंटरमीडियरी बोला जाता है। तो माइक्रो के ये 6 फैक्टर्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो है मैक्रो। सर ये एक्सटर्नली होता है और इसीलिए बियॉन्ड द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल माना जाता है। वापस से सर, लार्जली एक्सटर्नल होता है और बियॉन्ड द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल होता है। इस एक्सटर्नल फैक्टर में पहला पार्ट है वो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ऑफ अ एरिया, ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ऑफ अ कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड। इसमें वो सारे फैक्टर्स आ गए जो पॉपुलेशन को हिट करते हैं, जैसे कि उनकी एज, जैसे कि उनकी इनकम, जैसे कि उनकी एजुकेशन, जैसे कि उनकी ऑनरशिप, जैसे कि उनका लोकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ये सब आपके डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट हैं। और तो और ज्योग्राफिक शिफ्ट भी आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। चेंजिंग हाउस होल्ड पैटर्न भी आपके डेमोग्राफी को असर डालता है, और एज तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है पॉपुलेशन साइज। आप जिस बिजनेस में हो उसका क्रिटिकल मास आपका क्या है, कौन है वो कस्टमर जिसको आप माल बेचोगे, गुड्स बेचोगे। तो ध्यान रखना, इंडिया इसीलिए तो लिक्रेटिव लगता है लोगों को कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। लेकिन पॉपुलेशन साइज में भी चेंजेस आए, जैसे कि नेशन बर्थ रेट क्या रहा, फैमिली साइज क्या चल रहा है, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, और क्या रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का असर नेचुरल रिसोर्सेज और फूड सप्लाईज पे क्या है। ये 4 बातें आपको समझना पड़ती है पॉपुलेशन की साइज को देखते हुए। दूसरा फैक्टर होता है सर पॉपुलेशन का साइज के अलावा, वो होता है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। लोग शिफ्ट करते ही हैं, जैसे गांव से लोग छोटे शहर आते हैं, छोटे शहर के लोग बड़े शहर जाते हैं, कई लोग इंडिया छोड़ के दूसरी सिटीज जाते हैं, दूसरी कंट्रीज जाते हैं, नॉन मेट्रोपॉलिटन से मेट्रोपॉलिटन की तरफ मूव करते हैं। तो इश्यूज क्या है? देखो, जब लोकेशन चेंज करता है ना व्यक्ति, ज्योग्राफिकल पैटर्न्स चेंज होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या रीलोकेशन का असर हमारी क्वालिटेटिव फोर्स पे आएगा। कंपनीज को ये सोचना होता है कि जो रीलोकेशन हो रहा है, क्या वो हमारे ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, और क्या वो हमारी क्वालिफाइड वर्कफोर्स को इफेक्ट करेगा। आजकल वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है भैया, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ चलना शुरू हो गया। तो इससे क्या नए नए ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या पैटर्न्स पे क्या चेंज आएगा, एक रीजन से दूसरे रीजन लोग अब जाएंगे कि घर बैठ के कहीं से भी काम हो जाएगा। ये 3 बातें हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ 3 मेन वर्ड्स। पहला, कंपनी की लोकेशन कई बार अट्रैक्टिव होती है अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे तो, उसी हिसाब से कई बार पॉपुलेशन सेट हो जाती है, जैसे कि बैंगलोर, चेन्नई, पुणे सेट हो गए।
कंपनीज जो हैं रिलोकेट करती हैं, अगर पॉपुलेशन शिफ्ट करेगी, अगर क्वालिटेटिव वर्कफोर्स होगा तो कंपनी भी रिलोकेट करने को तैयार हो जाती है। और नए नए जो कंसेप्ट हैं वर्क फ्रॉम होम वगैरह के, ये भी आपकी जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट डालेंगे। तीसरा फैक्टर होता है पॉपुलेशन में एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स क्या होता है सर? एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें डाइवर्सिटी है, उसका इफेक्ट आपके प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कस्टमर सर्विस पे जाएगा, हाँ। वर्कफोर्स के इश्यूज कस्टमर को भी इम्पैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 3-4 मेन बातों में पहला है, क्या एथनिक मिक्स में चेंज ज़रूरी है ताकि आपके प्रोडक्ट और सर्विस की डिज़ाइन और डिलीवरी बदले। दूसरा, न्यू प्रोडक्ट सर्विस डिमांडेड है कि नए वाले अभी नए बनाने की जगह आप तो पुरानों में ही चेंज कर दो। तीसरा सोचो, क्या आपके पास कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स हैं? अलग अलग रेस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड, अलग अलग इनकम ग्रुप, एज ग्रुप के एम्प्लॉयज़ आप क्या काम कर रहे हैं? कैसी डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन को आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए मिट आउट करवा पाओगे? और इस हेट्रोजेनिटी का आपको एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? ये 4 बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं एथनिक मिक्स में। तो एथनिक मिक्स क्या? इट इज़ मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन जो आपका टारगेट कस्टमर है वो कैसा है, वो क्या क्रीड का है, क्या कास्ट है। कास्ट तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कास्ट का यहाँ मतलब जाति से नहीं है, यहाँ मतलब है उसका फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, वो कैसे इंपैक्ट होगा हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से। तो एथनिक मिक्स के अलावा पॉपुलेशन साइज और जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। फोर्थ वन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे बड़ा फैक्टर है। आप जिस कस्टमर को टारगेट कर रहे हो उसका परचेसिंग पावर है या नहीं, उसके सेविंग पैटर्न्स क्या हैं, उसका स्पेंडिंग मतलब कंजम्पशन पैटर्न क्या है, आप उसको फोरकास्ट कर पाओगे क्या, ये देखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा ना यार कि इंडिया में लोग खरीदते हैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स, तभी तो आए। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉपुलेशन के 4 फैक्टर्स देखना जरूरी है। इनकम, एथनिक मिक्स, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन की साइज कैसी, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, सिंगल फैमिली पे जा रहा है, जॉइंट फैमिली पे जा रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है क्या पॉपुलेशन में, और क्या इफेक्ट होगा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का। इस डेमोग्राफिक ट्रेंड को अगर आप समझ पाए तो आप ये समझ जाओगे कि पॉपुलेशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट। आप ये भी समझ जाओगे कि कौन से डेमोग्राफिक ट्रेंड से आपका बिजनेस साइज इफेक्ट होगा, आपका मार्केट साइज इफेक्ट होने वाला है। यंगर पॉपुलेशन अगर इंडिया की ज्यादा है तो उस हिसाब से कंपनियां अपने आती है। चाइना में एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है ना, अपने पास अभी 16% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो अपने यहाँ पर है। तो यार कंट्री जो बाहर की कंपनीज हैं उनको अपनी कंट्री इसीलिए तो अट्रैक्टिव लग रही है कि अपने यहाँ का पॉपुलेशन साइज बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है इसके बाद एनवायरनमेंट, वो है इकोनॉमिक। एक्सटर्नल या मैक्रो फैक्टर में हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कैसे समझेंगे? ये नेचर और डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी की बात करता है जिसमें कंपनी को कॉम्पीट करना है। तो रिसोर्सेज में आपको मालूम ही है 5M अपन ने पढ़ी लिए, जिससे इनपुट्स इफेक्ट होते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या शो करेगा? नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इन विच अ कंपनी कॉम्पीट्स, इन विच अ कंपनी कॉम्पीट्स। और उसकी कोशिश क्या होगी, जो इनपुट्स हैं वो सस्ते हो ताकि आउटपुट भी सस्ते आए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही साइज और स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगा। साथ ही साथ परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर किस पे डिपेंड होगी इकोनॉमी की? सर उनकी अभी की इनकम क्या है, प्राइस क्या है, सेविंग्स, सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या है, डेब्ट अवेलेबिलिटी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या है। कई बार इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और कुछ नहीं तो इस बात से इफेक्ट हो जाता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। तो बिजनेसमैन की तरह सोचें और समझें कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक में। 3 तरह के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सबसे पहला फैक्टर जो उन्होंने समझाया वो था इकोनॉमिक सिस्टम। आप तीनों जानते हो, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट होते हैं फ्रीली वहां पर। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन मीन्स होता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे कि यूएसए में। सोशलिज्म सर यहाँ पर प्रोडक्शन के फंक्शंस जो हैं या जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कंट्रोल या ऑन होता है स्टेट के द्वारा। वो लोग ही रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, कंजम्पशन पैटर्न डिसाइड करते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा। चाइना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और हम हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक और ज्वाइंट सेक्टर मिलके काम करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी अपने डायरेक्शंस देती है। गवर्नमेंट का रोल होता है रेगुलेटरी, प्रमोशनल, एंटरप्रेन्योर और प्लानिंग। प्लानिंग गवर्नमेंट करके देगी और सौंप देगी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कि आप इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट पार्ट इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगी सर? इट इज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर ऑपरेशंस। कौन कौन से फैक्टर को इकोनॉमिक फैक्टर माने सर? जीडीपी आ सकता है, पर कैपिटा इनकम आ सकती है सर, फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, फॉरेन ट्रेड आ सकता है, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये सब इकोनॉमिक्स से फैक्टर्स जो हैं सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स में कवर किए जाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज बोलो।
ऑल बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसीज विच आर फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। यस, करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई। पॉलिसीज के नेचर सर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब वो सारे प्रिंसिपल, वो सारी पॉलिसी, वो सारे रूल रेगुलेशन प्रोसीजर जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और शेप देते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। फिजिकल पॉलिसी में आता है सर पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर अपना टैक्सेशन और अपना पब्लिक डेब्ट। मॉनेटरी पॉलिसी में आता है मालिक स्मूथ सप्लाई ऑफ द क्रेडिट, है ना, क्रेडिट फ्लो बोल सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम चाहते हैं क्या बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह से वो हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे, हमारे यहाँ इनफ्लो हो पाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का या नहीं। फिफ्थ होती है सर एग्जिम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म एग्जिम, EXIM, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज करना है एक्सपोर्ट को और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गैप को कम करने की कोशिश करनी है। ये सब कोशिशें हमारी पॉलिसीज के अलग अलग पार्ट में दिखती भी, जैसे आत्मनिर्भर भारत एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की ही एक पॉलिसी है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ गया आपका इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट मैक्रो का एक पार्ट है पॉलिटिकल और लीगल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। गवर्नमेंट खुद क्या सोचती है, गवर्नमेंट कैसी लॉ और ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भी या नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है। जैसे अभी हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, क्यों भैया, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि हम बाहर के देशों पे कम डिपेंडेंट हो जाए और भारत के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए। तो 4 अलग अलग बातें हमको ध्यान रखनी है इसमें। पहला गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजीज, एक्सटेंट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितना, स्पेसिफिक एलिमेंट्स या इनैक्टमेंट्स कितने हैं, इकोनॉमिक इशूज़ को कैसे वो डील करती है। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या बोलोगे सर, एक गवर्नमेंट, एक लीगल और एक पॉलिटिकल। पहला, गवर्नमेंट जैसी पॉलिसी बनाएगी उसी से बिजनेस गाइड होगा। गवर्नमेंट जैसी पॉलिसीज और लॉज फ्रेम करती है, बिजनेसमैन उसी को देख के अपने डिसीजंस चेंज करता है। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट की इच्छा है मेक इन इंडिया प्रमोट होता है यार, बिजनेसमैन भी अभी अपने यहाँ का बिजनेसमैन इसीलिए बहुत हेवीली वर्क कर रहा है इसी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे। सेकंड जो है लीगल, अब बिजनेस यार कौन सी कंट्री में ऑपरेट करना पसंद करेंगे लोग, जहां पर साउंड लीगल सिस्टम हो, ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉलिटिकल प्रेशर्स, क्या होता है पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी गवर्नमेंट होती है उसके कुछ सब ग्रुप्स होते हैं, उसके कुछ सब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो कई बार उनके इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट को भी इफेक्ट करते हैं और कई बार ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने आप को लिमिट में लेते हैं उसी के कारण, है ना। तो अलग अलग मूवमेंट्स चलते हैं, कभी कभी किसी प्रोडक्ट के खिलाफ, कभी किसी सर्विस के खिलाफ, कभी माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट, कभी इंटरेस्ट ग्रुप के अगेंस्ट। तो ये जो अलग अलग पॉलिटिकल सब ग्रुप्स होते हैं उनका इफेक्ट भी हमारे बिजनेस पे आता है, हमारी पॉलिसीज पे आता है। गवर्नमेंट भी उसी अकॉर्डिंग एक्शन लेना शुरू करती। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है वो है हमारे पास सोशो कल्चरल, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। क्यों सर, सबके ट्रेडिशन, सबकी वैल्यूज, सबके बिलीव्स, सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, एथिक्स, एथिकल सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, सब कुछ अलग अलग होता है यार। और अपन तो है ना, 2 दोस्त ये डिसाइड नहीं कर पाते कई बार कि कौन सी मूवी जाना है। तो ऐसे में इतने सारे कल्चर और एनवायरनमेंट को एक साथ लेना, सबके अपने अपने बिलीव्स को एक साथ मानना, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को मानना बड़ा टफ हो जाता है। और इसीलिए हमने पढ़ा था पॉपुलेशन में, हम पढ़ते हैं ना कि एथनिक मिक्स क्या, तो उसी का इम्पैक्ट सोशो कल्चरल पे भी आता है। बिहेवियर सिस्टम क्या है पॉपुलेशन का बिलीफ सिस्टम क्या है। मान लो इंडिया में अगर लोग सोचते हैं कि हम तो फ्री का ही खाएंगे, हमको जितनी चीज़ें फ्री में मिल जाए बहुत बढ़िया है, तो फिर एनवायरनमेंट खराब है। तो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स, उनके सोशल एटीट्यूड्स, उनके कल्चरल वैल्यूज। 3 वर्ड, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, सोशल एटीट्यूड्स और कल्चरल वैल्यूज को इफेक्ट करता है। और इन्हीं सब का इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पर भी आता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज का असर आप पे ना आएगा तो सही। सोशल कल्चरल में और क्या ध्यान रखना है, ध्यान से आप ये समझ सकते हो कि हमको उन बिलीव्स के अकॉर्डिंग, जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के बिलीव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या एडजस्टमेंट, क्या अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत है फॉर सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3-4 फैक्टर्स मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। पहला, एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ राइट, सोशो कल्चरल का पार्ट है। रोल ऑफ वुमेन सबसे इंपॉर्टेंट है। फैमिली स्ट्रक्चर और उसमें चेंजेस का असर भी सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट पर आता है। लोग कैसा बिलीफ, रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं, कैसी लाइफ स्टाइल को मानते हैं, वो मटेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं, इस पे भी सोशल फैक्टर्स में कवरिंग होगी। और यूज ऑफ मास मीडिया है क्या, कंज्यूमरिज्म ज्यादा है क्या, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सोशल कंसर्न्स को। सोशो कल्चरल में सब लोगों का, सोसाइटी का जो बिलीफ है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज है, लिटरेसी रेशियो है, एनवायरनमेंट को लेकर जो उनकी कंसर्न्स है, फैमिली स्ट्रक्चर को लेकर जो चेंजेस आते हैं, रोल ऑफ वुमेन क्या है, इन सब बातों का बिजनेस पे अफेक्ट जरूर पड़ेगा।
फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, है ना, जो कि अभी लगातार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाए तो अभी आजकल का तो यही है, जो हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को कंट्रोल भी कर रहा है और चेंज भी कर रहा है। यार देखो, ये पढ़ाई ही हम आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, हम नई नई चीज़ें कर रहे हैं। अभी अभी 2 लोग भाई अंतरिक्ष में घूम के आए, है ना। तो अब क्या है, लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, जिसमें कोशिश होगी टेक्नोलॉजिकल चेंज की, अपॉर्चुनिटीज नई नई आएंगी, रिस्क और अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी, और रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट गवर्नमेंट को और बिजनेसमैन को दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का फायदा सर, टेक्नोलॉजी रीचेज द पीपल थ्रू द पीपल, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, बट लिमिटेशन सर, आपको भी R&D उतनी करनी पड़ेगी। लगातार टेक्नोलॉजी बदलेगी तो डिक्लाइन भी होंगे प्रोडक्ट्स और राइज भी होंगे। जितनी तेजी से प्रोडक्ट आएंगे उतनी तेजी से प्रोडक्ट बाहर भी जा सकते हैं। और कस्टमर की डेवलपमेंट, जो कस्टमर का जो डेवलपमेंट है ना, जो उसके दिमाग का एक्सपेक्टेशन है, वो भी लगातार चेंज होगा। जॉब ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएंगी भैया, है ना, डिग्री से ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर ध्यान देंगे फिर हम। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के असर दिखेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी भी और थ्रेड भी, ध्यान रखिएगा। जो भी बिजनेस इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो धीरे धीरे, स्लोली या क्विकली डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नए एंट्रेंस हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए यही एक थ्रेट होगा। तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस हाईली इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम किसको आती है? छोटे बिजनेसमैन को, जो इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाता। फायदे क्या है? टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे सर, कॉस्टिंग रिड्यूस होगी, टाइम और डिस्टेंस श्रिंक होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा। ये खास बातें हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करा जाए ना करा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मालिक बिजनेसमैन के लिए, कि हम करें इन्वेस्टमेंट। ऐसा तो नहीं हम इन्वेस्टमेंट करें और वो प्रोडक्ट फेल हो जाए तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। तो ये भी बहुत सोचने समझने की बात है। नेक्स्ट फैक्टर है ग्लोबल एनवायरनमेंट। आपको अगर मैक्रो एनवायरनमेंट देखना है तो बिना ग्लोबल एनवायरनमेंट देखे आप मैक्रो एनवायरनमेंट नहीं देख सकते। कई बार हमारे यहाँ के गुड्स और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती, तो दोनों तरह के इंपैक्ट हो सकते हैं। कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी। भाई कहीं हमला हो गया, टेररिस्ट हमला हो गया, तो उस जगह लोग, टूरिस्ट लोग जो है जाना बंद कर देंगे। कहीं पर अगर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है, जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, IPL हो रहा है, मिस यूनिवर्स हो रहा है, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रही है, तो ऑब्वियसली वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा इसका। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट का असर छोटे से छोटी जगह पर भी आजकल आ जाता है। और क्या ध्यान रखना है इसमें ग्लोबल में? सर ग्लोबल में ये ध्यान रखना है कि आपको अब जो भी एक्शन लेना है, यू हैव टू थिंक एंड एक्ट फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब आप लोकल लेवल पे बात नहीं कर सकते। अब हम नेशनल या लोकल लेवल पे छोड़ के अब सीधे ग्लोबल लेवल की बातें करते हैं। ग्लोबल क्यों भाई? अब दूसरों के सिनारियो हमको इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या करें? चाइना से कोई चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट हो जाती है, अपने यहाँ के बिजनेसमैन की बैंड बच जाती है। अब बताओ, कहाँ अपने यहाँ का छोटा सा बिजनेसमैन और कहाँ चाइना, इतनी दूर है अपने यहाँ से, लेकिन इफेक्ट तो आ रहा है। तो ये 6 फैक्टर्स का आप मैक्रो में ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था, वो था पॉपुलेशन वाला। 2 बार उसको जरूर 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 पढ़ना, पॉपुलेशन वाला, डेमोग्राफिक वाला, क्योंकि डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन साइज, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 पॉइंट कवर होते हैं। इन्हीं एनवायरमेंट्स को समझाने का एक और तरीका, किसी नए तरीके से अगर समझें तो उन्होंने पेस्टल वर्ड दिया। एनालिसिस करने के लिए जब आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे तो उसके लिए आपको एक और नया वर्ड मिल गया, वो है पेस्टल। फुल फॉर्म वही, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। इन सब के अपने अपने फैक्टर्स हैं, कुछ जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। पॉलिटिकल फैक्टर क्या बोलेगा सर? गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर या इंटरवेन करेगी इकोनॉमी में। क्या पॉलिटिकल फैक्टर गुड्स और सर्विसेज के इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्या पॉलिटिकल फैक्टर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स सर, बिजनेस कैसे ऑपरेट हो, डिसीजन कैसे लिए जाएं, एक्सचेंज रेट क्या हो, इंटरेस्ट रेट क्या हो, इन्फ्लेशन का लेवल क्या हो, सप्लाई कैसी हो, पर कैपिटा इनकम कैसी हो, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर का पार्ट है। सोशल, डिमांड साइड की बात करता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल सर, बैरियर्स टू एंट्री, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है ना, लोग नए बिजनेस में एंट्री नहीं ले पाते एकदम आराम से। इन्फ्लुएंस करते हैं आउटसोर्सिंग डिसीजन को, कि अपन बार बार R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, बेटर है अपना बिजनेस का एक हिस्सा अपन आउटसोर्स कर दो। टेक्नोलॉजी के कारण कॉस्ट, क्वालिटी और इनोवेशन तीनों अफेक्ट होते हैं। लीगल फैक्टर्स सर, ये बात होती है कि हमारे जो लॉज बने हुए हैं उनका इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पे, उनके कॉस्ट पे, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड पर कैसा जाता है। जैसे मंदिर के पास उन्होंने शराब या मांस बेचना मना कर रखा है, भाई ये सेंटिमेंट मामला है। मैकडोनल्ड्स वाले ने एक सोशल फैक्टर को ध्यान में रख के अपना मेनू चेंज किया था। तो मैकडोनल्ड्स वाला, या भी आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स वाला सोशल फैक्टर है, तो अभी आपने देखा होगा ट्विटर वो लीगल मामलों में उलझा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो लीगल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने PUBG बैन कर दिया, भैया इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया।
एनवायरमेंटल में क्या आता है, टूरिज्म सेक्टर आ जाता है, फार्मिंग आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। पेस्टल की मैट्रिक्स में मेन वर्ड बोल रहा हूँ बॉस में, आप मेन वर्ड सुनिएगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स पेस्टल में आते हैं, स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजीज, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की टर्म्स इन एरिया ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स का फोकस कहाँ है, थ्रस्ट एरियाज कहाँ है। इकोनॉमिक में आता है सिचुएशंस एंड ट्रेंड्स, मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर्स, कस्टमर यूजर्स, इंटरेस्ट इन एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। सोशल में आता है सर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स क्या हैं, डेमोग्राफिक हमारी कैसी है, और बाइंग पैटर्न्स क्या है, खास तौर पे क्या मीडिया के व्यूज हैं, एथनिक फैक्टर्स कैसे हैं, कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है, किस ब्रांड किस कंपनी की या टेक्नोलॉजी की इमेज वो लेके चल रहा है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल, जिसमें पुरानी टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, इनोवेशन होता है। एनवायरमेंटल सर इकोलॉजिकल इश्यूज आजकल हर जगह आ रहा है, आप देख लो पूरी दुनिया का एनवायरमेंट बिगड़ा हुआ है। अब कंपनीज की टेंशन और बढ़ जाएगी क्योंकि इतनी तेजी से एनवायरमेंटल इश्यूज आएंगे ना कि कंपनी परेशान हो जाएगी। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स बहुत हैं, एनवायरमेंटल के लॉज भी बहुत हैं, एनर्जी कंजम्पशन और वेस्ट डिस्पोजल बड़ा मुद्दा है। लीगल में सर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज आते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज आती हैं, कॉम्पिटिशन लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, रीजनल लेजिस्लेशन। स्वॉट और पेस्टल का बड़ा अंतर क्या है, स्वॉट जो है आपको बताता है कि आप किन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो जिसमें कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस हो और कुछ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो आउटसाइड द बिजनेस हो उनको यूज करो। पेस्टल बताता है ओनली ऑन एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट, जबकि स्वॉट इंटरनल की भी बात करता है, स्वॉट आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की भी बात करता है, जबकि पेस्टल सिर्फ बाहर वालों की मैक्रो की बात करता है, अंदर के कोई फैक्टर की बात कभी भी पेस्टल नहीं करता। तो ये एक बड़ा डिफरेंस स्वॉट और पेस्टल का है। अब सर हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि इतने सारे फैक्टर हो गए, तो कितने सारे फैक्टर हो गए सर बिजनेस में? अरे बेटा इसीलिए तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है बिजनेस में, इतने सारे फैक्टर से अफेक्ट हो जाता है। तो फिर क्या करें सर? रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस है। पहला इंटरनल स्ट्रेटेजीज बनाओ, दूसरा होलिस्टिक या एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज बोल सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेटेजीज क्या होंगी सर? सबसे पहले हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स प्रॉपर करें। क्या होता है सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स? जिसमें हम हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारी पॉलिसीज, हमारे बजट्स को क्लियर करें, हम आराम से सोचें कि किसी सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स प्रोएक्टिव होगा कि रिएक्टिव होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स ये बताएगा कि कैसे हम उस एनवायरमेंटल चेंज के लिए रेडी हैं, क्या हमारे मिशन, क्या हमारे गोल, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करने को तैयार हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, कुछ बच्चे अड़ गए कि हम तो ऑनलाइन पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। लो 2 साल हो गए, क्या करें अब? 1.5-2 साल हो गए भैया, ऑफलाइन क्लास ही नहीं लग रही है। अब उनने अड़ गए वो, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं किया। सेकंड रिस्पॉन्स होता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या सिर्फ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे ही लगता है? नहीं 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 सर, कंपटीशन जो है एनपीओ पे भी लगती है, पीओ पे भी लगती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगती है। कैसे यार? अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सफर नहीं करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोचे जैसे कि बीएसएनएल ने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्ड करा ही नहीं, उसने करना चाहिए था। तो अब क्या होता है, आप सोच ही नहीं पाए कि आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर क्या पोजीशन पे हैं, कैसा एडवांटेज ले रहे हैं। तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स आपको सोचने पड़ते हैं, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप एक्सटर्नल पोजीशन और अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स में। और ये दोनों के लिए होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, एनपीओस के लिए भी और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। तीसरा इंटरनल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कोई प्रॉब्लम आई भाई, हम सब मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ उसको सॉल्व करें। जो भी अनसर्टेनिटी है उसको कम करने की कोशिश करना है। कैसे करोगे? अकेले करोगे? नहीं नहीं सर, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे, हम इंटरडिपेंडेंसीज बढ़ाएंगे, हम स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करेंगे, हम जॉइंट वेंचर्स करेंगे, हम कंसोर्टियम फॉर्म करेंगे ना। अकेले नहीं कर पा रहे ना, कोई बात नहीं, मिलजुल के करेंगे ना। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। तो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो कई बार 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस इकट्ठे हो जाते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर लेते हैं, फेडरेशंस बन जाती हैं, एसोसिएशंस फॉर्म हो जाती हैं, ताकि कलेक्टिवली उस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। तो 3 अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई आपने, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, एक कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स। ये तीनों रिस्पॉन्स इंटरनल थे कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर को चैलेंज करना हो, उनको रिस्पॉन्ड करना हो, उनसे टैकल करना हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी हो, तो कुछ रिस्पॉन्सेज हमारे अंदर की तरफ से जाएंगे, कुछ होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होते हैं। होलिस्टिक क्या है? देखो समझो, होलिस्टिक जो है वो आपको अप्रोच शो करते हैं कि आप किस अप्रोच के साथ बिजनेस को टैकल करना चाहते हो, आप कैसे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, कैसे थ्रेट्स को ओवरकम करना चाहते हो। कैसे होगा सर ये?
सर 3 तरह की अप्रोचेस हो सकती हैं। पहला, लीस्ट रेसिस्टेंस। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ठीक है यार, एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा, अपने को कुछ नहीं करने का, अपन चुपचाप बैठेंगे, तो दे जस्ट मैनेज टू सर्वाइव। वो सिंपल गोल मेंटेनिंग यूनिट से कि ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाए, ठीक ठाक दुकान चलती रहे, बस। दे आर वेरी पैसिव इन देयर बिहेवियर। BSNL उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो एम्बिशियस है ही नहीं, सिंपल पाथ लेते हैं, लिस्ट रेसिस्टेंस। तो यार ये तो गड़बड़ है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते बेसिकली, भले ही एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ भी चेंज हो जाए, हम तो नहीं बदलेंगे, है ना। दूसरा है प्रोसीड विथ कॉशन। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो लिस्ट रेसिस्टेंस वाले तो नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी नहीं होते, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड और डायनामिक भी नहीं होते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सर बीच का रास्ता अपनाते हैं। बिल्कुल ठंडे भी नहीं बैठे रहेंगे, बिल्कुल एक्शन भी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा, एक्शन तो लेंगे, लेकिन वो बहुत मॉनिटर करके एक्शन लेंगे। तो 3-4 मेन वर्ड, दे टेक एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट टू अडॉप्ट विद द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो इंटरेस्ट लेते हैं, अडॉप्शन करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, लेकिन कॉशन के साथ, सावधानी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो एनवायरनमेंट के चेंजेस को ध्यान से देखते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, स्ट्रेटेजीज भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजीज भी बनाएंगे वो, लेकिन वो बहुत तेजी से चेंज नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को चेंज करेंगे। तो लिस्ट रेसिस्टेंस में तो आदमी कुछ करता ही नहीं, लेकिन विथ कॉशन में लोग एनवायरनमेंट को चेक करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और उन स्ट्रेटेजीज को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते हैं, तेजी से इंप्लीमेंट नहीं करते। तो तेजी से इंप्लीमेंट करने वाला क्या कहलाएगा सर, डायनामिक। जो तुरंत सिचुएशन आई तुरंत रिएक्ट करेगा, पावरफुल होगा, है ना, वो रिकॉग्नाइज करेगा थ्रेट्स को और उनको हटाने की तुरंत कोशिश भी करेगा, हाईली कॉन्शियस होगा, कॉन्फिडेंट होगा। जैसे कि जियो, उसने मार्केट डिस्टर्ब कर लिया, तेजी से आया, तेजी से कॉम्पिटिटर को बाहर किया, मार्केट में डिसरप्शन ला दिया, तो ये कहलाता है डायनामिक रिस्पॉन्स। तो 3 तरह के रिस्पॉन्स दोस्तों, लिस्ट रेसिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशन और डायनामिक। और इंटरनल में हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कलेक्टिव। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये बहुत बड़ा टॉपिक, मैंने कोशिश की 1 घंटे के अंदर इसको समराइज करने की। इसको आप आराम से 2 बार सुनिएगा, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।